हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर पॉजिटिव फिजिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं। और फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं कोई भी लिक्विड या गैस दैट कैन फ्लो, उसे ही हम क्या कहेंगे? फ्लूइड। तो लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर देयर फॉर कॉल्ड फ्लूइड। तो कुल मिला के लिक्विड और गैसेस को ही हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। एनीथिंग दैट हैव कैपेबिलिटी टू फ्लो दैट इज फ्लूइड। ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम इन सभी फ्लूइड्स के बारे में या फिर गैसेस से रिलेटेड जो भी कुछ फिनोमिनाज हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स ये मान लो एक काफ़ी बड़ी यूनिट है, जिसमें हम फिर बाद में आपका सरफेस टेंशन वगैरह को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे टॉपिक पास्कल लॉ वगैरह है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बॉयंसी फोर्सेस वगैरह, ये सभी हम जो है इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस का मतलब है जिसमें कोई जो है अपोजिंग फोर्स नहीं है, या जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। जनरल हम अगर हम बात करें फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करते हैं। और अगर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स होता है, जो मोशन को अपोज करता है, उसे विस्कस फोर्स कहते हैं या विस्कोसिटी कहते हैं। तो वो फ्लूइड कैसा होगा? अगर आइडियल फ्लूइड होगा तो नॉन विस्कस होगा और ई रोटेशनल होगा, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी। तो ये तीन मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पेपर में कोई चौथा दे दिया जाए और ये कहे कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड की नहीं है, तो आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और इरोटेशनल होता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट, जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, वो है प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, जनरली आप लोग पढ़ते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर ये कह सकते हैं थर्स्ट पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे जो हम फोर्स लेंगे दैट इज परपेंडिकुलर। फोर्स कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, वैसे हम प्रेशर किस क्या कहते हैं? फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं, या फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया हो जाएगा। ये यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है मे बी। ठीक है, चलो अगर परपेंडिकुलर की बात करें हम, तो यहाँ पे ये सरफेस है और इसने कुछ जो है आपका फोर्स ने, एक सेकेंड, यहाँ पे ये फोर्स आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देती हूँ। जब हम बात करते हैं यहाँ पे, वैसे मैंने कहा कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, लेकिन इन्होंने बताया कि फोर्स जो है वो किसी एंगल से लग रहा है। इसका मतलब हमें उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक जो है पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको हमने इसको इधर भी जो है बढ़ा लिया, इसको थीटा लिख दिया। ये यही एंगल है, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। ये आपका एफ साइन थीटा हो गया, और ये जो एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस वाला होता है। तो इसको, और ये फोर्स कितना है? एफ, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। मैग्नीट्यूड है फोर्स का एफ, इसलिए एफ कोस थीटा ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और एफ साइन थीटा जो है आपका पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी सरफेस के। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे फॉर्मूला परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? एफ कोस थीटा अपॉन एरिया हो जाएगी। ठीक है, मे बी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा जो है
दिक्कत लेने वाली बात तो है नहीं ये। चलो इसके बाद प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई बात अगर आपसे पूछ ली जाए कि ये दे दिया जाए ऑप्शन में कि प्रेशर के रिगार्ड में कौन सी चीज़ सही है या गलत है, तो ध्यान रखना प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्यों? क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और दूसरा यूनिट ऑफ प्रेशर अगर आपसे डिस्कस की जाए तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पास्कल। या फिर जो एटमॉस्फेरिक है वो भी प्रेशर की ही यूनिट होती है, और 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल। और ये बराबर होता है 1 बार के, और ये इक्वल होता है 1 बार इक्वल होता है 760 ऑफ एच जी, या 760 टोर कह सकते हैं। ये इंटर रिलेटेड जो है यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के लिए, और आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। चलो मे बी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वॉल्यूम यूनिट हमसे वॉल्यूम की पूछ ली जाए तो मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और 1 लीटर कई बार आपको दे दिया जाए, 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के, या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के, या 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वही है 10⁻³ सीसी, या सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं इसको। कौन? 1 लीटर, तो 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है, या 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब। ये इंटर रिलेटेड थोड़ी सी जो यूनिट्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आती है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन दे रखा है, टू थाई बोन ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 15 सेंटीमीटर क्यूब एरिया दे रखा है, ठीक है। सपो एरिया 15 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये सपोर्ट करता है अपर पार्ट ऑफ पर्सन ऑफ मास 70 kg। पर्सन का मास 70 kg है, उसको सपोर्ट कर रहा है। फाइंड प्रेशर सस्टेन्ड बाय दीज थाई बोन्स। इनके द्वारा जो प्रेशर जो सस्टेन किया है वो निकालना है। मतलब कुल मिला के ये कोई बॉडी है जिसका 70 kg वेट है, और ये उस इंसान की थाइज हैं, ठीक है। तो थाइज का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दे रखा है, और जो सपोर्ट कर रहा है अपर पार्ट बॉडी का। तो अब हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखो ये बॉडी का वेट कितना है, 70 kg, और F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। ग्रेविटी की वजह से जो वेट होगा, तो एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2a। एरिया एक ए इसकी वजह से, एक ए इसकी वजह से 2a हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे m की मास 70 है, और आपको इसके अलावा क्या दे रखा है, g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे, और एरिया 2 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये 10⁻⁵ एक्स्ट्रा लिख रखा है, इसको इरेज कर देना यहाँ से। बाकी इसको सोल्व करना है, तो ये वैल्यू आती है 2.33 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, क्योंकि 10⁻⁻⁴ है, ये ऊपर जाएगी तो 10⁻+4, और एक 10 की पावर ये है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब बात करते हैं फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर की। ये तो मैंने जनरल आपको प्रेशर बता दिया है। फ्लूइड्स का प्रेशर की अगर बात करते हैं, तो फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर डिस्कस करते हैं कि जब भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट्स सरफेस। तो फ्लूइड जो है वो इसके सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस। मान लो ये कोई हमने बर्तन ले लिया जिसके अंदर हमने कोई फ्लूइड फिल कर रखा है। अब कोई ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर रखा, तो इस पे चारों तरफ से जो है एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर।
इसके हर एक यूनिट एरिया पे एक जो है फोर्स लगेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर। और इसके नॉर्मल होगा, मतलब चारों तरफ से इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड से। किसी भी फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस पे एक नॉर्मल जो है फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, ये था प्रेशर इन फ्लूइड से। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। अब फ्लूइड्स की जो डेंसिटी है उसको क्या लिख सकते हैं, रो से इसको डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब जो वाटर है उसकी डेंसिटी हम जनरली लेते हैं 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। फिर मरकरी, मरकरी की है 13.6 इंटू 10⁻³ ये किस में है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल की हो जाएगी 0.8 इंटू 10⁻³ एयर की अगर हम देखेंगे तो 1.29 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं। ठीक है, एयर की डेंसिटी। ये कुछ एक पॉइंट जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, सॉरी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखो रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब रिलेशन, किसके अंदर रिलेशन, दो डेंसिटीज के बीच में। रिलेटिव डेंसिटी मतलब दो डेंसिटीज के बीच में रिलेशन। अब कौन सी डेंसिटी हमें किसी सब्सटेंस की निकालनी है, वो मतलब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे और डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस दी है या निकालनी है, वो न्यूमेरिकल के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, और एक और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डेंस वाटर की जो डेंसिटी होती है हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और कितनी होती है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। और अगर रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की बात करें तो 13.6 होती है। वो कैसे निकाली, ये देख लो, यहाँ पे निकाल के दिखाई रखा है मैंने। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि आपको भी बताया था मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6 गुना 10⁻³ होती है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे और वो कितनी होती है, 10⁻³ तो 10⁻³ पुट कर दिया, 10⁻³ से 3 कट गया, 13.6 बच गया, वैल्यू आंसर आ गया। अब रिलेटिव डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसके, वैल्यू इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वैल्यू इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ इधर कर देती हूँ इसको। अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 1, और ये किलोग्राम में होगा तो 10⁻³ होगा, तो 10⁻³ हट जाता है अगर हम ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, मे बी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड। अगर हमें दो लिक्विड्स की डेंसिटी डिस्कस करनी हो तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ दो अलग अलग मिक्सचर ले रखे हैं, उनके डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। दो अलग अलग मिक्सचर क्या हुए, एक का मास m1 है और डेंसिटी ρ1 है, दूसरे का मास m2 और डेंसिटी ρ2 है। उन दोनों को हमने कर दिया मिक्स। अब उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर की डेंसिटी है वो फाइंड करनी है हमें, कितनी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट केस यही कह रहा है कि सपोज टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 हैविंग masses m1 एंड m2 आर मिक्स्ड टुगेदर, देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी। मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी वो यहाँ पे दे रखी है आपको, रो मिक्सचर दैट इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, जितना मिक्सचर का होगा टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी होता है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम को भी ऐसे ही निकाल देंगे, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास m1 अपॉन ρ1
V1 वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर V2 साथ में निकालना है प्लस V2 करेंगे तो M2 डिवाइडेड बाय V2 के लिए निकाल देंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से फिर हमारी टोटल मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड केस है वो क्या कह रहा है, आपको सेकंड केस बता रहा है कि if two liquids of densities rho 1 and rho 2 having volume V1 and V2 are mixed, अब की बार डेंसिटी रो 1 रो 2 दे रखी है, वॉल्यूम V1 V2 मिक्स कर रखा है, देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, मास क्या होगा, अब की बार वैसे मास इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अब मास निकालना है, यहाँ से मास की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 लिख लिया, लेकिन टोटल मास कैसे निकलेगा, मास की वैल्यू यहाँ इस वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर देंगे तो रो 1 V1 फर्स्ट पार्ट के लिए मास हो जाएगा, और सेकंड पार्ट के लिए रो 2 V2 हो जाएगा, ये मास हो गया सेकंड के लिए। टोटल मास इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये हमारी टोटल मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी टू रो एंड रो हैविंग वॉल्यूम इन द रेशियो 3:2, वॉल्यूम 3:2 है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम 3V और 2V हमने मान लिया। अब इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है 2 रो और इसकी डेंसिटी दे रखी है रो। अब डेंसिटी मिक्सचर की निकालनी है हमें, तो डेंसिटी मिक्सचर की निकालनी है तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब टोटल मास कैसे होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, प्लस ऐसे ही सेकंड के लिए हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तभी मास निकलेगा। तो 2 रो इंटू 3V प्लस रो इंटू 2V डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3V प्लस 2V। ये मैंने V क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से रेशो हटाया है, रेशो दोनों में जो है कुछ ना कुछ कॉमन होगा इन दोनों चीज़ों में, इसीलिए हमने V ले लिया है। वो क्या हो जाएगा V, दोनों में कॉमन, तो 3V प्लस 2V, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे वेरी सिंपली, और यहाँ से V कट जाएगा और ये हमारी मिक्सचर की डेंसिटी आ जाएगी 8 रो बाई 5। ठीक है, मे बी क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट जो हमारे लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। अब डेप्थ के साथ प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है डेप्थ में। ये कोई हमने कंटेनर लिया, इसमें जितना नीचे जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ प्रेशर कुछ है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो इंटू जी हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका, ये इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे भी हम जितना नीचे जाते जाएंगे इस केस में ये प्रेशर क्या है, बढ़ता जाएगा। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, शेप चाहे कुछ भी हो, शेप चाहे कुछ भी हो, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या है, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, चाहे इनकी शेप बेशक अलग अलग है, सबका प्रेशर सेम डेप्थ पे सेम होगा। मान लो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लो ये एच डेप्थ है, यहाँ पे भी ये लिख रखा है एच डेप्थ है, यहाँ पे भी ये लिख देते हैं एच डेप्थ पे है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट तक इसकी डेप्थ एच है, इस पॉइंट तक इसकी डेप्थ एच है, इस पॉइंट तक इसकी डेप्थ एच है, यहाँ से तो डेप्थ इनकी सेम है। तो अगर हमसे ये पूछ ले जाए इस लेवल पे सबका प्रेशर क्या होगा, तो सबका प्रेशर सेम होगा, और वो कितना होगा, P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो इंटू जी। यहाँ पे भी P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो जी, P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो इंटू जी। अब ये क्या दे रखा है, ये क्या है, ये एच रो जी फलान धकड़, ये है एक्चुअल में पी, वो प्रेशर जो हम निकाल रहे हैं किसी भी डेप्थ पे। पी नोट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फिर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ जो प्रेशर बढ़ता है ये वो वैल्यू है एच रो इंटू जी, ये भी क्या है, प्रेशर ही होता है, और इसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एच रो इंटू जी। ठीक है, मे बी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, जिसे गॉज प्रेशर बोलते हैं हम, अभी मैं डिस्कस करूंगी इसको। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर में आए हुए हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनको, बाकी ये PYQ ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ साथ साथ में। अभी देखिएगा, ये इन्होंने इस तरीके से जो है डिनोट कर रखा है, यहाँ पे लिक्विड है जो H
हाइट तक फिल है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये 1 मीटर है, ये वाली जो डेप्थ दे रखी है इस तरीके से स्लांट हाइट में, तो ये 1 मीटर दे रखी है। अब हमें ये निकालना है कि इसका प्रेशर बताओ एच डेप्थ पे, एच डेप्थ पे। अब हम एच डेप्थ पे निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे 1 पता है और इस यहाँ पे एंगल 30 डिग्री ये दे रखा है, गिवन है पेपर में तो ये 30 डिग्री है, इससे हम इस वाली चीज़ को निकाल सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा होगा ये हो जाएगा आपका एच कोस थीटा और एच सॉरी 1 हो जाएगा ये, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है। एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। ये इस तरीके से दे रखा है, ये ट्राइंगल बन जाएगी ऐसे, ये एच दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये एंगल 30 दे रखा है। अब हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 30 को क्या लिखते हैं हम? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? एच दे रखा है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ से हम एच एच को निकाल लेंगे। एच कितना होगा हमारा? इस 1 को इधर भेजेंगे तो 1 साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू एच के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही हमने निकाल के दिखा रखी है आपको कि एच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब किसी एच डेप्थ पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं तो वो क्या, अभी अभी मैंने बताया था, वो क्या लिखते हैं? दैट इज P इज इक्वल टू पी नोट प्लस रो एच इंटू जी। अब P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है और P हमें प्रेशर निकालना है। टोटल P क्या है? टोटल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी इंटू एच। अब एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2 हमने यहाँ से निकाल ली है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट करके बस यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दिए, आंसर आ गया हमारा। अब हमसे कोई ग्राफ पूछ ले, अगर ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड हाइट, तो वो कुछ ऐसा होगा। इस चीज़ से निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो इंटू जी हो जाएगा। इससे कैसे निकाल लेंगे हम? देखो, हमने प्लॉट कर लिया है ग्राफ को, ये यहाँ पे P है, ये यहाँ पे P है हमारा और यहाँ पे H है, ठीक है। अब P हमने y एक्सिस पे ले लिया और जो H है उसको हमने x एक्सिस पे ले लिया है, ठीक है। तो अब P इज इक्वल टू पी नोट की कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो वो हमने यहाँ पे ले ली है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और फिर एक्स एक्सिस पे हमने हाइट को ले रखा है, तो प्लस में यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली जो है इसमें चेंज आ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगी, लेकिन इनिशियली क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। वो क्यों? क्योंकि अगर मान लो इनिशियली हाइट क्या है? 0 है। इस पॉइंट पे देखो हाइट क्या है? 0 है। अगर हाइट 0 है तो प्रेशर पी नोट के इक्वल हो जाएगा, तो प्रेशर पी नोट के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे वही हमने किया है, प्रेशर पी नोट के इक्वल हो गया और जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका स्लोप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्लोप हम यहाँ से निकाल के दे देंगे। स्लोप किसको बताएगा? स्लोप कौन बताएगा? जो जो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब एच की वैल्यू को हम वेरिएबल को 0 पुट करते हैं, अगर एच की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या आई? पी नोट। तो यही हमारा इंटरसेप्ट, यही हमारा क्या होता है भाई? इंटरसेप्ट होता है, सॉरी। और अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप की बात जो हमारा वेरिएबल होता है, अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एच के अलावा जो बच गया वही हमारा क्या है? स्लोप है। तो एच के अलावा यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? रो इंटू जी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू रो इंटू जी। मे बी ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से जो है रिकैप कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, इस वाले पॉइंट को अगर ना समझ में आए तो एक दो बार सुन लेना। Now next point is gauge pressure and absolute pressure। अब मैंने पीछे बताया भी आपको gauge pressure और एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है भाई? ये जो एक्स्ट्रा टर्म बताई थी मैंने, एच रो इंटू जी, जो हमारी जो जितना भी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, जितना हम डेप्थ में जाते हैं, वही क्या होता है? गॉज प्रेशर। और इसको हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। दैट इज पी इज इक्वल टू पी नॉट पी P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस डेल्टा P। और ये डेल्टा P क्या है? एच रो इंटू जी, यही गॉस प्रेशर है, ठीक है।
और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, वो टोटल प्रेशर जो हम निकाल रहे हैं, और पी नोट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मे बी पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम इस पी नोट को इधर ले जाएं तो पी माइनस पी नोट इज इक्वल टू रो जी एच, और यही हमारा गोज प्रेशर है जिसको हम डेल्टा पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसको लेके हम। और क्वेश्चन क्या है, एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर इन एन ओशियन, किसी ओशियन में की बात कर रहे हैं, 500 मीटर की डेप्थ पे, 500 मीटर की डेप्थ है, ठीक है। और व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना मतलब टोटल प्रेशर पी निकालना है। गिवन दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी दे रखी है 1.03 इंटू 10⁻³ रो दे रखा है हमें, जी दे रखा है और हाइट दे रखी है। ठीक है, एच दे रखा है 500 मीटर, डेंसिटी दे रखी है 1.03 और जी दे रखा है 10 मीटर पर स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमें पता है P इज इक्वल टू पी नोट प्लस डेल्टा पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻⁵ होता है। ठीक है, ये होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर पी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू एब्सोल्यूट जो है प्रेशर है वो इक्वल होगा पी नोट प्लस रो जी एच, और पी नोट की वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक। अभी हम इस वैल्यू को पुट करेंगे बाद में, जो मैंने अभी बताई आपको 1.05 इंटू 10⁻⁵, इनटू में डेंसिटी कितनी दे रखी है वो पुट कर दो, हाइट पुट दे रखी है और जी की वैल्यू पुट कर दो बस। अब इसमें हम यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक की जगह 10⁵ पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो ये देख लीजिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.01 है, सॉरी ये मैंने 1.05 लिख दिया था, तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और प्रेशर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे सारी वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब इसका आंसर जो आता है वो है 52 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29, डेंसिटी दे रखी है एटमॉस्फेयर की 1.29। एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड के साथ चेंज नहीं हो रहा। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, मतलब कहाँ तक एटमॉस्फेयर है हमें ये फाइंड करना है। कहाँ तक जाके एटमॉस्फेयर है उसके बाद ख़त्म हो जाता, मतलब जहाँ पे प्रेशर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, देखो हम बात करते हैं यहाँ से सी लेवल से, जहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सी है और इससे ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर एंड हो जाएगा, एक्सटेंड है करता है हमारा जो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करने का मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर हमारा एंड हो जाता है तो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वो हाइट निकालनी है कि कहाँ तक जाएगा ये। तो एटमॉस्फेरिक, इसका मतलब पी नोट की वैल्यू इनिशियल जो हमारी पी नोट की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे हम, वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और प्रेशर एट सी लेवल दैट इज इक्वल टू पी नोट, इसको पी नोट मानेंगे, ये प्रेशर एट सी लेवल है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रो जी एच। अब सी लेवल पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर किया है, वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक, और हाइट एच ले ली है और डेंसिटी 1.29 दे रखी है हमें, गिवन है ये आपको यहाँ पे दे रखी है, इनटू जी की वैल्यू 10 पुट कर दी। अब हम यहाँ से इसको फाइंड कर लेंगे, बस इस हाइट को यहाँ से, यहाँ हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसमें सिर्फ यही बता रखा है प्रेशर अगर हमें एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड करता है वो वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, तो वो हम यहाँ से डायरेक्टली डिटरमाइन कर लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दी सारी वैल्यू, बस एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन हाइट, सो सबकी हाइट सेम है। अभी इस केस में देखो यहाँ पे सबकी शेप अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सबकी हाइट क्या है, सेम है, एच 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 है। अगर सबकी हाइट सेम है तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे इसके बॉटम पे जो प्रेशर है वो कितना लगेगा, तो सबका जो प्रेशर है वो सेम लगेगा। प्रेशर एट
एट द बॉटम ऑफ ए, एट द बॉटम ऑफ बी, एट द बॉटम ऑफ सी, सबका सेम होगा क्योंकि प्रेशर जो है हाइट पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को ध्यान रखना, दिमाग में सेट कर लो इस चीज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 3 वेसल शोन इन द फिगर हैव सेम बेस एरिया सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन द फोर्स ऑन द बेस विल बी। अच्छा, इस जो बीकर है इसके अंदर इक्वल वॉल्यूम ऑफ जो है लिक्विड को पोर कर दिया है, तो हमें फोर्स निकालना है बेस पे। अब फोर्स निकालना है तो आपको बताया है कि अब इनका एरिया बता रखा है, सबका सेम है, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा सी पे। सी पे सबसे ज़्यादा क्यों होगा प्रेशर, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सी वेसल की जो हाइट है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे देखो, बेशक इक्वल वॉल्यूम है लेकिन हाइट ज़्यादा इसमें है, इसमें जो लेवल है वो ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें कम है और इसमें भी कम है, लेकिन इसका लेवल क्या है, ज़्यादा भरा हुआ है। और प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है हाइट पे, तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रेशर किसके लिए है, सी के लिए, ठीक है। तो जो प्रेशर जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। अब प्रेशर इनटू एरिया किसके इक्वल है, फोर्स के, तो फोर्स मैक्सिमम किसके लिए होगा, सी के लिए, ठीक है। मे बी ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब एरिया तो सबका सेम है तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है सी के लिए ही ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रिक किससे भी बता दूंगी मैं आपको और वैसे भी बता दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा गलती से क्वेश्चन कट गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। इक्वल मासेस ऑफ द गैसेस, एक सेकेंड, अगर ये दिखी जाए तो छोटा करके स्क्रीन नहीं दिखेगा। चलो, इसमें मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको डायरेक्टली। ये इसमें जो मासेस हैं वो इक्वल हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मास है वो इक्वल है, अलग अलग जो है हमने बीकर लिए हैं उसके अंदर मासेस हैं वो आपके इक्वल है, ठीक है। इसके अंदर भी जो लिक्विड डाला है, इसके अंदर भी जो लिक्विड डाला है, उन सबका मास क्या है, सेम है इन 3 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स, लेकिन उनकी जो डेंसिटी है वो डिफर करती है, ठीक है। डेंसिटी सी की ज़्यादा है कंपेयर टू बी एंड ए की सबसे कम है। मासेस तो उन जो लिक्विड्स हैं उनकी सेम है लेकिन उनकी डेंसिटी डिफरेंट है। अब भाई आपको पता है डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसकी हाइट कम होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, पहले तो ये देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है तो परपेंडिकुलर फोर्स निकालेंगे प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया क्या है, सबका बेस एरिया सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पी नोट प्लस रो जी एच, नो पी नोट ए प्लस रो जी एच इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब एच इंटू ए को क्या लिख सकते हैं आप, एच इंटू ए क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट क्या किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम पुट कर दिया, इसमें जो जैसे ही हमने वॉल्यूम पुट किया तो हमने इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। और v इंटू रो किसके इक्वल होता है, मास से, तो वैसे भी हम इसको मास लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो वो कोई दिक्कत नहीं है। v इंटू रो किसके इक्वल होता है, m के, तो यहाँ से v रो की जगह m आ जाएगा और ये बाकी क्या बच गया, g, तो m इंटू जी प्लस पी नोट इंटू ए हो जाएगा। अब मास क्या है, सबका सेम है, जी कांस्टेंट है, ए एरिया सबका सेम है, पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल फॉर ऑल द केसेस ऑफ इक्वल मासेस। अगर मासेस इक्वल हो, बेसिक डेंसिटी डिफरेंट हो, तो क्या होगा, फोर्स सब पे इक्वल लगेगा। क्लियर है ये बात सभी को। चलो, इसके बाद थोड़ा मैं मेंटोस बता देती हूँ आपको, एक शॉर्टकट वो ये है, अगर आपको बोल दिया जाए कि मासेस इक्वल हैं तो प्रेशर क्या, फोर्स कितना लगेगा, तो जो फोर्स है भाई बेस पर जो फोर्स होता है वो इसके वेट के कारण होता है, वेट के कारण होगा, मतलब इसका वेट क्या होगा, मास m इंटू इसका जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली m इंटू जी होता है, जी कांस्टेंट होता है, मास सबका कांस्टेंट है तो एम जी ये सेम होगा और इसीलिए फोर्स सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड
प्रेशर अलोंग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के अलोंग अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो मतलब क्या कहा, ये कोई लिक्विड है, ठीक है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल देखो, हम डेप्थ में देख रहे थे प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाते प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर हम यहाँ तक जाएंगे, इधर से इधर तक जाएंगे तो प्रेशर में क्या चेंज होगा, तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें सेम यही क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ये 3 डिफरेंट डिफरेंट शेप के वेसल्स दे रखे हैं ए बी सी। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेशर एट ई एफ जी एच ये सारे एक ही लेवल पे हैं तो प्रेशर किस में कितना होगा, तो तीनों पॉइंट के लिए प्रेशर क्या होगा, तीनों चारों जो पॉइंट हैं उनके लिए प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये सेम हाइट पे हैं, सेम लेवल पे हैं, बेशक इनकी जो डेप्थ है वो डिफरेंट है, ठीक है। ऊपर भी जो है लेवल आपका इक्वल होना चाहिए, ये लेवल भी आपका इक्वल हो और ये लेवल भी इक्वल हो, ठीक है। बेसिक डिफरेंट शेप है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन यहाँ पे सबकी हाइट क्या है, सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू पी जी इज इक्वल टू प्रेशर सभी पॉइंट्स पे सेम होगा, ठीक है। याद रखना सबके लिए पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं, ये उस हिसाब से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर है, डिफरेंट शेप है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर हम बात कर रहे हैं तो सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। वर्टिकली हम बात कर रहे हैं तो वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक वो है यूट्यूब प्रॉब्लम्स। चलो यूट्यूब प्रॉब्लम्स को मैं आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर में करवाऊंगी, और बहुत ही बेहतरीन ये लेक्चर होंगे। तब तक जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस, और अगर कोई कमी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।